नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं दो महान सेना नायकों की टक्कर के बारे में। कभी इतिहास की धूल में दबी हुई घटनाएं समय के साथ फिर से सिर उठाती हैं और जब दो महारथी आमने सामने हों, एक अपनी मातृभूमि की रक्षा किए और दूसरा विजय के नशे में चूर, तब समय ठहर सा जाता है। ये कहानी है उस युग की जब भारत की धरती पर दो ऐसे सूरवीर टकराए जिनका नाम सदियों तक इतिहास की गूंज बन गया। एक ओर था भारत का रक्षक पृथ्वीराज चौहान, शौर्य, संस्कृति और आत्मसम्मान की जीवंत प्रतिमा, और दूसरी ओर था मोहम्मद गौरी, चालाक, महत्वाकांक्षी और अडिग विजेता। यह केवल दो योद्धाओं की कहानी नहीं है, यह उन विचारधाराओं की लड़ाई है जो आज भी सभ्यताओं के बीच संघर्ष का कारण बनती है। एक योद्धा जिसने प्रेम को पूजा बनाया और दूसरा जिसने सत्ता को इबादत समझा। यह वह समय था जब निर्णय केवल तलवार की धार नहीं बल्कि मस्तिष्क की योजना और आत्मा की अग्नि से लिया जाता था। और यही कारण है कि इस युद्ध गाथा को एक नहीं दो भागों में कहना जरूरी है। पहले भाग में हम जानेंगे पृथ्वीराज चौहान और गौरी के जीवन, उनके स्वभाव, उनकी नीति और उनके संघर्षों के बारे में, और दूसरे भाग में उस निर्णायक युद्ध की कहानी जो भारत के इतिहास की धारा को बदल कर रख देगी। तो आइए इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत करते हैं उस कालखंड में जहां एक आंधी उठ रही थी जो केवल मिट्टी नहीं बल्कि स्वाभिमान और सत्ता को भी उड़ाने वाली थी। चैप्टर 1, पृथ्वीराज चौहान का आरंभिक जीवन और वीरता की पहली झलक। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में अजमेर के राजा सुमेश्वर और रानी कर्पूरा देवी के घर में हुआ था। बचपन से ही उनमें असाधारण तेज, साहस और नेतृत्व की झलक दिखाई देने लगी थी। उन्होंने शिक्षा के लिए कन्नौज और अजमेर के प्रमुख विद्वानों से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। युद्ध कला, राजनीति, साहित्य, ज्योतिष और भाषाओं में उनका विशेष रुझान था। कहते हैं कि 9 वर्ष की आयु में उन्होंने अकेले एक जंगल हाथी को वश में कर लिया था, जिससे उनके योद्धा स्वभाव की पुष्टि हुई थी। उनके साथ उनके दरबारी कवि और मित्र चंदब बरदाई का नाम भी जुड़ा हुआ है, जिन्होंने पृथ्वीराज रासों में उनकी वीरता और जीवन की गाथा को अमर किया था। पृथ्वीराज न केवल योद्धा थे बल्कि एक न्यायप्रिय और दयालु शासक भी थे, और क्षमाशीलता ने उन्हें जनता का प्रिय बना दिया। चैप्टर 2, मोहम्मद गौरी, जो कि सत्ता की भूख से जन्मा हुआ था। मोहम्मद गौरी का जन्म 1149 ईस्वी में हुआ था। वह गौरी वंश से संबंध रखते थे जो वर्तमान अफगानिस्तान के गोर क्षेत्र में स्थापित था। प्रारंभ में उनका क्षेत्रीय प्रभाव सीमित था, लेकिन गौरी की दृष्टि बहुत आगे तक थी। गौरी ने एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत पहले खुरासान, हेरात और गजनी पर अधिकार किया। उसके बाद उसने अपना ध्यान भारत की ओर केंद्रित किया। भारत को वह एक समुद्र और बिखरी हुई भूमि के रूप में देखता था, जहां धन की भरमार थी लेकिन राजनीतिक एकता का अभाव। गौरी के लिए धर्म और सत्ता एक ही सिक्के के दो पहलू थे। वह इस्लाम के प्रचार के नाम पर युद्ध करता, लेकिन उसके पीछे उसकी सत्ता की भूख छिपी होती। वह योजनाबद्ध ढंग से भारत में प्रवेश करना चाहता था और इस अभियान में उसका पहला पड़ाव था सिंध और पंजाब। चैप्टर 3, 2 सदियों का उदय, भारत और अफगानिस्तान की राजनीति। 12वीं सदी का भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हर क्षेत्र में एक स्वतंत्र राजा का शासन था, जिनमें चौहान, गढ़वाल, सोलंकी, यादव और सेन वंश प्रमुख थे। ये सभी अपने अपने क्षेत्र में सशक्त थे, परंतु आपसी प्रतिस्पर्धा और मतभेदों के कारण संगठित नहीं थे। भारत की यही विखंडित राजनीतिक स्थिति गौरी के लिए सबसे बड़ा अवसर बन गई। दूसरी ओर अफगानिस्तान में गौरी और गजनवंशी वंशों के बीच सत्ता का संघर्ष समाप्त हो चुका था और मोहम्मद गौरी की शक्ति बढ़ चुकी थी। वह अब अपने राज्य को भारत की समृद्धि से जोड़ने के लिए तैयार था। भारत की संस्कृति, समृद्धि और शौर्य से प्रभावित होने के बावजूद गौरी का उद्देश्य था विजय, विस्तार और नियंत्रण। यह वही समय था जब पृथ्वीराज चौहान अजमेर और दिल्ली के आसपास अपनी शक्ति को मजबूत कर रहे थे। उनका लक्ष्य भी यही था, भारत को एकजुट और सुरक्षित करना। चैप्टर 4, रार की आहट, दिल्ली की ओर बढ़ते कदम। 1175 में मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। उसका पहला निशाना मुल्तान और फिर लाहौर था। इन क्षेत्रों को जीतने के बाद उसकी नज़रें दिल्ली और अजमेर की ओर मुड़ी। गौरी ने भारत में एक व्यवस्थित योजना बनाई थी। वह पहले सीमावर्ती इलाकों पर अधिकार करता
और फिर धीरे धीरे भीतरी इलाकों में प्रवेश करता। इस दौरान उसने कई बार हिंदू राजाओं को धर्म परिवर्तन करो या युद्ध करो जैसी धमकियां भेजी थी। पृथ्वीराज ने समय रहते इस खतरे को पहचाना। उन्होंने सीमाओं की रक्षा के लिए किले मजबूत किए, सेनाओं को संगठित किया और रणनीति तैयार की। वह जानते थे कि यह केवल एक राजा से नहीं, एक विचारधारा से युद्ध है और उसमें कोई चूक विनाश का कारण बन सकती है। चैप्टर 5, युद्ध पूर्व राजनीति और रणनीति। गौरी जानता था कि भारत को केवल तलवार से नहीं बल्कि अंदरूनी विभाजन से जीता जा सकता है। उसने कन्नौज के राजा जयचंद से गुप्त संधि की। यह वही जयचंद था जो पृथ्वीराज का चचेरा भाई था और उससे राजनीतिक शत्रुता रखता था। जयचंद ने पृथ्वीराज को निमंत्रण नहीं भेजा था जब उसने अपनी बेटी संयोगिता का स्वयंवर रखा था। इसके विरोध में संयोगिता ने पृथ्वीराज से प्रेम विवाह किया, जो न केवल एक प्रेम कथा थी बल्कि राजनीतिक विद्रोह भी थी। इस घटना ने जयचंद और पृथ्वीराज के संबंध को बिगाड़ कर रख दिया था। गौरी ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने जयचंद को पृथ्वीराज के विरुद्ध भड़काया, जबकि स्वयं दिल्ली की ओर चुपचाप बढ़ता गया। पृथ्वीराज ने जैसे ही यह चालाकी पहचानी, उन्होंने अपने विश्वसनीय सहयोगियों से सहायता मांगी। गुजरात के राजा भीमदेव, मालवा के राजा भोजराज आदि से कुछ ने साथ दिया, पर कई ने तटस्थ रहना पसंद किया। चैप्टर 6, तराइन की पहली आंधी। 1191 की लड़ाई का उद्भव। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। वह तराइन जो कि वर्तमान हरियाणा के मैदान में पहुंचा, जहां पृथ्वीराज पहले से तैयार था। दोनों सेनाओं के बीच संघर्ष भयंकर था। पृथ्वीराज की सेना में घुड़सवार, हाथी दल, धनुर्धारी और तलवारबाजों का जबरदस्त समन्वय था। उन्होंने युद्ध की रणनीति चतुराई से बनाई। दिन के आरंभ में आकस्मिक हमला, दोपहर में विश्राम और संध्या होते होते निर्णायक वार। युद्ध में पृथ्वीराज ने गौरी को घायल कर दिया। गौरी अपनी जान बचाकर मैदान छोड़कर भागा। यह युद्ध पृथ्वीराज की शानदार विजय के रूप में इतिहास में दर्ज हुआ, परंतु गौरी की हार अंत नहीं थी। यह मात्र आरंभ था एक बड़ी साजिश का। चैप्टर 7, वापसी की साजिश। मोहम्मद गौरी की बदले की आग। तराइन की पहली लड़ाई में हार के बाद मोहम्मद गौरी का अहंकार चूर चूर हो गया था, लेकिन उसके इरादे और भी भयंकर हो चुके थे। घायल शरीर के साथ लाहौर पहुंचा गौरी, पर उसकी आंखों में केवल एक ही सपना था, बदला। उसने स्पष्ट कहा, अब की बार नहीं हारूंगा, अब की बार केवल विजय लौटेगी। गौरी जान चुका था कि भारत भूमि को कोई तलवार से नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक से जीता जा सकता है। उसने अपनी सेना को फिर से संगठित किया, पुराने कमजोर अंगों को हटाया और नए तुर्क, ताजिक और अफगान योद्धाओं को सेना में शामिल किया। उसे अब पृथ्वीराज की रणनीति की गहराई समझ आ चुकी थी, इसलिए उसने अपनी योजना को पूरी तरह से बदल दिया। अब वह रात में कुछ करता, दिन में छिपकर चलता। उसके सैनिकों को प्रशिक्षित किया गया कि वे थकान की परवाह ना करें, केवल एक लक्ष्य हो, तराइन को फिर से जीतना। चैप्टर 8, पृथ्वीराज की लापरवाही या आत्मविश्वास। तराइन के पहले युद्ध ने पृथ्वीराज को भारत का रक्षक बना दिया था। समस्त उत्तर भारत उसके सामने नतमस्तक थे, लेकिन यही समय था जब उसकी चौकसी थोड़ी ढीली हो गई। उसने सोचा कि गौरी अब दोबारा नहीं आएगा, कम से कम इतने जल्दी तो नहीं। उसके दरबार में उत्सव का माहौल था, लेकिन कुछ मंत्री और सेनापति चिंतित थे। उनमें से एक चंद्रसेन ने कहा था, राजन, वह शेर जो घायल होकर भागता है वापसी में दुगना खतरनाक होता है। परंतु यह चेतावनी दरबार के उल्लास में दब गई। इस बीच गौरी ने गुप्तचरों के जरिए पृथ्वीराज की सेना की कमजोरी, उसके विश्वास पात्रों की संख्या और किले की तैयारी का पूरा आकलन कर लिया था। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, हम तब वार करेंगे जब शत्रु सोचेगा कि युद्ध की संभावना नहीं बची है। चैप्टर 9, तराइन की दूसरी लड़ाई, निर्णायक संग्राम। 1192 की गर्मियों में गौरी की विशाल सेना भारत की सीमा में फिर से दाखिल हुई। इस बार वह रातों में बढ़ता, दिन में रुकता। जब पृथ्वीराज को उसके आगमन की सूचना मिली, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सेना को एकत्र करना, नई योजना बनाना, यह सब समय लेता है और समय अब गौरी के पास था। तराइन का वही मैदान फिर से रणभूमि बना, पर इस बार स्थिति अलग थी। गौरी ने रात के अंधेरे में हमला किया। राजपूत सेना पूरी तरह से तैयार नहीं थी, उनके पास योजनाबद्ध जवाब नहीं था। गौरी ने अपने सेना को 3 भागों में बांटा, एक दल सामने से, दूसरा दल बाएं छोर से और तीसरा दल पीछे से हमला करने को भेजा। यह रणनीति पृथ्वीराज को पूरी तरह से चौंका गई। राजपूत योद्धा वीरता से लड़े, लेकिन अब की बार शत्रु चालाक था
और उसकी योजना पूर्णतः सटीक थी। युद्ध का नाटकीय मोड़ तब आया जब पृथ्वीराज के प्रमुख सेनापति मारे गए और उसकी सेना में भगदड़ मचने लगी। पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया, उसके हाथ बांध दिए और गौरी के सामने लाया गया। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन गौरी ने अपने घोड़े से उतरकर उसकी वीरता को नमन किया था, लेकिन साथ ही उसे अपमानित भी किया। इतिहासकारों में मतभेद है, कुछ कहते हैं कि उसे वहीं मार दिया गया और कुछ कहते हैं कि बाद में अंधा कर जेल में डाल दिया गया। पर एक बात तय है, उस दिन भारत ने न केवल अपना वीर खोया बल्कि अपने स्वाभिमान की एक मजबूर दीवार भी खो दी। तराइन की दूसरी लड़ाई भारत में इतिहास का वह काल बनी जहां से गुलामी की कड़ियां शुरू हुई थी। चैप्टर 10 विरासत, एक अंत नहीं एक शुरुआत। पृथ्वीराज की हार ने भारत को सदियों की गुलामी की ओर ढकेल दिया, लेकिन उसकी गाथा ने पीढ़ियों को प्रेरणा दी। कवि चंदबर दाई की पृथ्वीराज रासों में उसका चित्रण एक ऐसे नायक के रूप में किया गया जो पराजित होकर भी अजय रहा। गौरी ने भारत पर कई वर्षों तक शासन किया, पर वह कभी भी उस श्रद्धा और सम्मान को नहीं पा सका जो पृथ्वीराज के हिस्से में आया। यह युद्ध दो सेनाओं का नहीं था, यह युद्ध था आत्मा और सत्ता का, स्वाभिमान और लिप्सा का। और अंत में इतिहास ने भले ही पृथ्वीराज को युद्ध में हारा बताया हो, लेकिन भारतवासियों के दिल में वह सदा विजेता रहा। इतिहास की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक यह है कि जीत हमेशा वीरता की नहीं, कभी कभी अवसर की भी होती है। आज आपने सुनी दो महारथियों की गाथा जिन्होंने अलग अलग राहों से चलते हुए एक ही रणभूमि की ओर कूच किया। एक ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की शपथ ली थी, तो दूसरे ने अपनी सत्ता की भूख को धर्म का नाम देकर औचित्य दिया। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, दो नाम, दो दृष्टिकोण और एक टकराव जिसकी आहट ने पूरे युग को हिला कर रख दिया था। लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है, क्योंकि इतिहास का सबसे निर्णायक मोड़ तो अभी आना बाकी है। वह दिन जब तराइन की धरती फिर से रणभूमि बनी, जब धोखे, विश्वासघात और प्रतिशोध ने एक योद्धा की नियति को बदल डाला, जब तलवारें फिर से टकराई, लेकिन इस बार परिणाम कुछ और था। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि दूसरे भाग में हम लेकर आएंगे वह युद्ध जिसने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी और एक वीर की अंतिम शौर्य गाथा को जन्म दिया। यह तो बस शुरुआत था, अंत अभी भी बाकी है। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय इतिहास।